हाय फ्रेंड्स आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लार्ज कैप कुछ कंपनीज के बारे में बात करेंगे, बेसिकली बैंक और एनबीएफसी के बारे में। मैं दो दो का नाम भी लूंगा, केस स्टडी भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि मेन होता क्या है कि हम जब मतलब ऐसा एक कॉमन मिथ है, मतलब मिसकंसेप्शन फैला हुआ है दुनिया में कि भाई लार्ज कैप ले लो और ये सेफ है और पैसा तो बढ़ना ही है शेयर मार्केट में, ठीक है। और अभी तो मतलब अपन वो स्क्रीनर में जाके मीडियन पी चेक कर लेते हैं और हमको लगता है कि ये तो अभी सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं। और बड़ा बैंक है, मतलब एच डी एफ सी बैंक है, चाहे कोटक बैंक है, या कोई बड़ी कंपनी है आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कुछ भी हम ऐसा जाके सेलेक्ट कर लेते हैं और बैठे रहते हैं, ग्रोथ का इंतजार करते रहते हैं। तो मैं पहले पूरा डिटेल में बात करूंगा, फिर मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या लार्ज कैप्स आर सेफ। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं डिटेल वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब कंपनी का नाम लेने से पहले, मैं आपको बता दूं कि प्लीज डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स देखो, अभी हम दो कंपनी का कंपैरिजन करेंगे, एक तो एच डी एफ सी बैंक और दूसरा चोलामंडलम फाइनेंस लिमिटेड। दोनों ही लार्ज कैप कंपनियां हैं, ठीक है। मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि भाई अगर हमको लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करना है तो हमको क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए, अल्टीमेटली क्या फैक्टर रिजल्ट करेंगे आपका रिटर्न को लेके, और कैसे आप मतलब एनालाइज करके आप अपना जजमेंट बिल्ड करके आप डिसीजन ले, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले अपना। तो फ्रेंड्स देखो, एच डी एफ सी बैंक का पहले हम कुछ नंबर्स बात करते हैं। इसका अपडेट आ गया है Q4 का, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका AUM का ग्रोथ आया है 7.3%, ठीक है। मतलब Q4 में FY25 में हम देखें, वाई कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, तो 7.3% आया है, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांसेस ग्रो हुए हैं, मतलब AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, टोटल कितने एसेट्स कंपनी अभी मैनेज कर रही है, मतलब जो भी जो लोन और जितना भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो टोटल कितने AUM, मतलब AUM पर ग्रोथ आई है, वो आई है 7.3%। और एडवांसेस मतलब डिसबर्समेंट्स, जो जिससे इनका मतलब जिसे पैसा कमाएंगे, जैसे बेसिकली क्या है, बैंक क्या है, लेंडिंग बिजनेस है। तो भाई अभी ये दे रहे हैं 20,000 करोड़ का, अब 20 रुपए मान लो, 20 रुपए का, तो नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर में कितने का लोन देंगे, तो जितना ज्यादा पैसा देंगे, लैंड करेंगे, उतना ही ज्यादा अर्निंग बढ़ेगी ना। तो इनके एडवांसेस कितने आए हैं, 5.4% ओनली। मतलब वाई हम देखें, अगर कंपैरिजन करें Q4 में, मतलब क्या, मतलब इससे अच्छा तो आप अपना पैसा एफडी में रख दो। आप इसमें तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हो, सिंपल सा लॉजिक है एकदम। हमको हम 100 रुपए रखें तो हमारा पैसा 7-8 रुपए से ग्रो हो, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट करे। यहाँ पैसा रख रहे हो तो आपके एडवांसेस और AUM कितने, 5-7% से ग्रोथ आई है, सीधा सीधा। तो और देखो, इसके डिपॉजिट्स जो हैं 15% से ग्रोथ आई है। मतलब बैंक को क्या है, डिपॉजिट भी अपना साथ में करना पड़ता है, आरबीआई की पॉलिसी है 80% लगभग, जो जो भी क्रेडिट देंगे, मतलब जो भी डिपॉजिट रखेंगे उसका 80% ही क्रेडिट दे सकते हैं। तो डिपॉजिट मतलब जो बैंक पैसा वैसा जमा कराती है, कासा अकाउंट्स वगैरह जो रहते हैं कि सब कस्टमर जाके अपना पैसा जमा करते हैं, तो उसके लिए भी इनको भागा भागी करनी पड़ती है। तो डिपॉजिट 15% से बढ़ाई है, ठीक है। और अब देखो, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ कंपैरिजन करके बताता हूँ। अब जो मेन जो पॉइंट्स है, जो दिक्कत है ना, मतलब जो हम सोच नहीं पाते हैं कि मतलब इशू कहाँ पे है। एक तो क्या है कि एच डी एफ सी बैंक जो है, मतलब इतना बड़ा मिथ है कि हम डिटेल में अंदर एनालिसिस करना ही नहीं चाहते। देखो पेनेट्रेशन लेवल, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि भाई पैसा कौन कमाएगा ज्यादा, जिसका ह्यूज टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, जो अनटैप्ड मार्केट है। मैं कई बार हमने ऐसे सेक्टर टेलविंड्स के बारे में हमने बात की है, जिसमें इंडस्ट्रीज में बहुत टेलविंड्स आने वाले समय में, क्योंकि उतना ह्यूज मार्केट अभी, पोटेंशियल मार्केट अवेलेबल है। तो देखो फ्रेंड्स, पेनिट्रेशन लेवल आप एचडीएफसी में, इसका 15% मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में। तो 15% मार्केट शेयर है, मतलब अब
और 16 लाख 18 लाख करोड़ मार्केट कैप है। तो और कितना स्कोप है इसके इसके पास और मार्केट शेयर कैप्चर करने का। मतलब पुराने समय में तो ठीक है, 10-15 साल पहले उतने बैंक्स एनबीएफसीज नहीं होती थी, अभी तो इतनी सारी पीएसयू बैंक्स हैं, सब बड़े बड़े लैंडर्स हो गए। मतलब इंडिया में कोटक बैंक है, आईसीआईसी, एक्सिस और ये सब जितनी पीएसयूज है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा, ठीक है, इतने सारे ढेर सारे कंपटीशन, इतना आप पेनिट्रेट कर चुके हो और स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है, ठीक है। फिर बड़ी बड़ी एनबीएफसीज, मतलब एनबीएफसीज जो है, मतलब जैसे आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, चोलामंडलम हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, जो बड़ी बड़ी एनबीएफसी से उनसे कंपटीशन। तो पहला तो पेनिट्रेशन लेवल हमको देखना चाहिए। जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डाबर और उसका आप तेल या साबुन बेचने जाओगे तो कितना पेनिट्रेट कर पाओगे, मतलब और कितना ही, मतलब लगभग वो पूरा मार्केट शेयर को तो उसने कैप्चर कर ही लिया है, ठीक है। और ये है दूसरा कंपटीशन की बात मैंने बताई, ठीक है। क्योंकि हम कंपटीशन की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज से 10-15 साल पहले इतना कंपटीशन नहीं हुआ करता था, स्कोप बहुत था, पेनिट्रेशन की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थी, ठीक है। और हम बार बार बैक जाके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम हाइंडसाइड बायस में फंस जाते हैं कि हम बार बार ये पैसा बना के दिया है तो यही पैसा बना के देगा, ऐसा नहीं है। यही आपको मिथ को, मिसकंसेप्शन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब देखो दूसरा, अब मैं चोलामंडलम के कुछ आपको बताता हूँ, कुछ फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल अपडेट जो क्यू3 का, उसके बाद मैं दोनों को आपको कंपेयर करके बताऊंगा। देखो चोलामंडलम का जो आया है, इसकी Q3 में, अभी Q4 का तो अपडेट नहीं आया है, Q3 FY25 का मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि Q3 FY25 में 34% का इसका AUM का ग्रोथ आया और इसकी नेट इनकम जो ग्रोथ आई वो अराउंड 37%, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी में, पैट में 34% ग्रोथ आई, ठीक है। और इसका डिसबर्समेंट रेट अराउंड अराउंड इसके, एक्चुअली चोलामंडलम जो है बहुत मतलब डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, जो इसके अलग अलग वर्टिकल हैं, जैसे व्हीकल में काम करती है, लैब में काम करती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन में काम करती है। उसके बाद अभी ये जो बहुत तेजी से जिसमें बढ़ रहे हैं, मतलब कंज्यूमर एंड बिजनेस लोन वाले में, पर्सनल लोन में भी, और एसएमई लैंडिंग, मतलब जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप फोकस कर रही है इसमें, क्योंकि इसका जो एयूएम है लगभग लगभग व्हीकल फाइनेंस से 56% वो कंट्रीब्यूट करता है टोटल का, चोलामंडलम का। तो ये उससे थोड़ा सा अपना मतलब ध्यान शिफ्ट कर रही है अदर उसमें, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आप देखो, आप इसका, और आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड जाके देखो, चोलामंडलम का वो भी लार्ज कैप कंपनी है, और वो भी मतलब लास्ट 10-15 सालों में मतलब 25-30% का CAGR इतना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और स्टॉक प्राइस इज अल्टीमेटली व्हाट, मतलब वो किसको फॉलो करता है स्टॉक प्राइस, भाई अर्निंग्स को। तो इसके इतनी डिसबर्समेंट और एम ग्रोथ आई है, इसीलिए इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ा है, ठीक है। अब देखो दोनों कंपनियों ने बहुत अच्छा खासा पैसा बना के दिया, हमने पास्ट में अब समझ लिया। अब देखना दिक्कत कहाँ आती है, अब मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। अब यहाँ पे जो इशू है, देखो सबसे पहले क्या है कि HDFC जो बैंक है, ठीक है, बैंक है, वो अभी मर्ज हुआ HDFC फाइनेंस लिमिटेड से, ठीक है, जो फाइनेंस वाली उसकी फर्म थी। तो उसमें क्या हुआ कि इनका जो मतलब जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो बहुत बढ़ गया, मतलब वो 100 चले गया था। तो RBI की पॉलिसी के हिसाब से इनको 80% के आसपास, मतलब आप जो भी एडवांसेस दोगे, जैसे आप मान लें 80 रुपये आपने अपने कस्टमर को एज अ लोन दिया जिससे आप पैसा बनाओगे, और जो पैसा आप कस्टमर से जमा करवा रहे हैं, मतलब 100 रुपीज़ अगर आप जमा करवा रहे हैं, तो 80% तक ही आप मैक्सिमम मतलब दे पाओगे। ये क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स को, RBI पॉलिसी के मतलब रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बड़े मतलब बड़े क्या NBFCs में ये नियम नहीं फॉलो कर किया जाता है, तो ये एक एडवांटेज हो गया चोलामंडलम को। दूसरा क्या है, जब ये मर्ज हुई, मैं आपको मर्ज वाली बात बता रहा था कि HDFC जब मर्ज हुई HDFC फाइनेंस लिमिटेड से, तो इनके डिपॉजिट्स बहुत मतलब कम हो गए, क्योंकि वो फाइनेंस वाली वो पहले NBFC थी, ठीक है, वो मर्ज होकर वो भी एक बैंक बन गई है, तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर है
अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाने का, मतलब ये इतना तेजी से अपना लोन बुक का ग्रोथ बढ़ा ही नहीं सकते कि अगर इनको अपना लोन बुक का ग्रोथ 15-20% से बढ़ाना है अगर इनको, तो इनको अपने डिपॉजिट्स को 30% से बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है क्या इतने बड़े बेस में? मतलब देखो, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था पेनिट्रेशन लेवल, दूसरा इतना बड़ा बेस, मतलब 15% मार्केट शेयर है अभी एचडीएफसी के पास, तो 15% मार्केट शेयर होने के बाद के और 20-30% से अपना एओएम और डिपॉजिट्स बढ़ा सकती है? कि सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद सोचो, आप खुद मेरे को कमेंट में जवाब देना, ठीक है। उस तो ये चीज एनबीएफसी को फॉलो नहीं करना पड़ता है। मतलब जैसे चोलामंडलम वाली जैसी जो कंपनियां है ना, वो उनको ये पॉलिसी, मतलब आरबीआई की जो पॉलिसी है वो स्पेसिफिकली बैंक के लिए ही है कि वो अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो स्ट्रिक्टली मैनेज करें। अब एक पॉइंट चौथा आ जाता है यहाँ पर, सीआरआर और एसएलआर रेशियो। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर एसएलआर रेशियो। तो ये दोनों में क्या होता है कि मतलब बैंक्स को 5% के आसपास कैश रिजर्व्स में रखने पड़ते हैं, जो और जो एसएलआर रेशियो होता है उसमें बैंक्स को मतलब ट्रेजरी या बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो भी होते हैं वहाँ पे बहुत सेफ जगह वहाँ पैसा रखना पड़ता है। वो मतलब 15 से 20% के आसपास रहता है। अभी जो एग्जैक्ट जो है मैं जो देख रहा था लेटेस्ट का, वो अराउंड 4.5% है। सीआरआर इतना मेंटेन करना पड़ेगा और 18% के आसपास एसएलआर रेशियो इनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इससे इससे क्या होता है कि ये जो पैसा है, मतलब 20-25% जो पैसा है, जैसे 100 रुपए है आपके पास, तो 20-25% पैसा आप लिक्विडिटी में रखोगे, कैश में रखोगे, रिजर्व्स में, जिसको आप लैंड नहीं कर सकते। मतलब आप 70-75% ही लैंड कर सकते हो, उतने अमाउंट में ही आप पैसा कमा पाओगे। एनबीएफसी के ऊपर ये मतलब बंधन नहीं है, ये पॉलिसी लागू नहीं करती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ठीक है, एनबीएफसी के ऊपर ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन एनबीएफसी को तो बैंक से ही बोरो करना पड़ता है अल्टीमेटली। मतलब एनबीएफसी तो डिपॉजिट कर नहीं सकती, उसका कासा डिपॉजिट्स नहीं होते। कासा डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से वो डिपॉजिट नहीं ले सकती, उसको बैंक से ही बोरो करके फिर कस्टमर को पास ऑन करना पड़ता है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई ज़्यादा ही रहता है। मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो बोरो कर रही है एनबीएफसी, वो ज़्यादा रहता है किससे? बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि बैंक तो कासा से ले लेता है और बहुत सारे और इजी सोर्सेज रहते हैं बैंक के पास। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि जो बड़े लार्ज जो एनबीएफसीज हैं, मतलब जैसे श्री राम फाइनेंस हो गया, और ये चोलामंडलम और आदित्य बिरला ग्रुप, ये इतने बड़े ग्रुप्स के मतलब एनबीएफसीज हैं कि मतलब इनकी जो आप मतलब यही इनका इनहेरेंट एडवांटेज है। एडवांटेज मतलब स्ट्रेंथ है कि ये बहुत इजीली मतलब अपने बायर से मतलब उनको फाइट करा सकते हैं बैंक को, सीधा सीधा। आप सिंपल सा सोचो, जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस बोलते हैं ना, कि आप कितना बार्गेनिंग पावर है आपके पास। आप मतलब आप जहां से परचेस कर रहे हो, आपके बायर से, और आपके सेलर से जहां आप सेल कर रहे हो, तो इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है। और इसकी लिक्विडिटी भी आप चोलामंडलम की देखो तो 15,000 करोड़ के आसपास तो अभी इसकी लिक्विडिटी है। तो ये बड़े बड़े बैंक से बहुत इजीली मतलब कॉम्पिटिटिव अच्छे रेट में बोरो भी कर सकती है। ये भी मतलब एक एडवांटेज हो गया बड़े लार्ज एनबीएफसीज के। मैं छोटे एनबीएफसीज की नहीं बात कर रहा हूँ। छोटे एनबीएफसीज में ऑब्वियस है मतलब थोड़ी सी लिक्विडिटी इशू आएगी, क्योंकि वो बैंक से बोरो करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑब्वियस है थोड़ा ज़्यादा लगाएगी। तो बैंक को पैसा कमाना है, उसने भी जहाँ से बोरो किया वो इनको लेंड करेगी। तो आई होप क्लियर हो रहा है। हमने बात किया 3-4 पॉइंट में, वापस डिटेल से बता देता हूँ। पेनिट्रेशन लेवल हो गया, ठीक है। कंपटीशन हाइंडसाइट में जाके देख रहे हैं तो हमको लगता है कि भाई इसका तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपटीशन का भी मैंने बता दिया आपको, पेनिट्रेशन लेवल बता दिया। तीसरा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो के बारे में बता दिया। चौथा मैंने सीआरआर और एसएलआर रेशियो बता दिया। और फिफ्थ पॉइंट मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉस्ट ऑफ फंड्स में, मतलब जैसे किस कॉस्ट ऑफ फंड्स में एनबीएफसी बोरो करेगी,
ताकि वो इजीली पैसा कमा सके। तो बड़े जो लार्ज एनबीएफसीज है, ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है चोलामंडलम। मुरुगप्पा ग्रुप को आप बहुत ट्रस्टेड और बहुत बड़ा ब्रांड है, आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे बिजनेस है इसके। तो इसके लिए पैसा बोरो करना कोई बड़ी बात नहीं है इतने बड़े ग्रुप के लिए, ठीक है। ये बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स में पैसा उठा सकती है। आई होप इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा हम वैल्यूएशंस वाले टॉपिक में आएंगे कि भाई पी तो इसका 10 ईयर 5 ईयर पी तो मीडियन के बहुत नीचे चल रहा है ना, उसमें भी हम बात करेंगे। तो देखो पी जो होता है, जब कई बार हम बोलते हैं यार इसका ये तो बहुत बड़ा लार्ज कैप कंपनी है, मीडियन पी को वापस से टच करेगी, तो भाई कैसे टच करेगी पी वगैरह, तो वो सब तो एक रिजल्ट है, मतलब वो तो आप बैक में जाके देख रहे हो कि इसका पी का डाटा साल भर के हिसाब से कितनी अर्निंग आई और प्राइस क्या है, तब इसका पी निकल रहा है। लेकिन उसके अंडरलाइंग मतलब उसके कॉजेस को तो समझो कि रीजंस क्या है कि पी इतना डाउन क्यों हो गया है। अब जैसे चोलामंडलम का भी प्राइस टू बुक रेशियो मतलब अभी कोई सस्ता नहीं मिल रहा है, प्राइस टू बुक 5 के आसपास है। तो ये प्रीमियम चार्ज कर रहा है क्योंकि ये ऐसी कंपनी है, इसमें अभी भी ग्रोथ आउटलुक है। मतलब ये इन्होंने Q3 में भी गाइडेंस दिया अपने कॉन कॉल में कि ये अपने एएम को 25-30% से बढ़ाएंगे आने वाले 2-3 साल में। अब देखो वैल्यूएशंस में कंपेयर करके बताता हूँ। एक कंपनी एचडीएफसी बैंक जो मीडियम पी से बहुत नीचे है, ठीक है, हम कोई बोलेगा कि आगे बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन आप उसके कॉस्ट को देखो कि आने वाले समय में अगर वो 5-7% से आगे बढ़ेगा, 5-7% से आगे बढ़ेगा और उसका पी अगर 20 के आसपास भी है, तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी पैग कितना हुआ, 3 के आसपास हुआ। तो क्या ये सस्ता है, आप बताएंगे मुझे, ठीक है, कैलकुलेट करके सिंपल। और क्लियर नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं डिटेल में। और दूसरी तरफ जो चोलामंडलम जो फाइनेंस है वो भी एक लार्ज कैप है, वो गाइड कर रही है 25-30% से अपने एओएम को, और अपने मतलब सीधा सीधा एओएम मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को वो 25-30% से ग्रोथ कर सकती है आने वाले 2-3 साल में, ठीक है। और इसका भी पीई 20-25 है। तो नेक्स्ट ईयर आप कैलकुलेट करोगे तो पैक कितना आ रहा है, 1 के आसपास आ रहा है, और एचडीएफसी में कितना 2-3 मतलब 2.5-3 के भी अबव आ रहा है। तो सस्ता क्या हुआ आप बताओ, अब मेरे को सोचिए सिंपल, ठीक है। अब हमने बात कर ली, हाँ जैसे चोला ने गाइडेंस दे दिया और ये बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है होम लोन और जो दूसरे मतलब स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस वाले जो सेगमेंट को है, और पर्सनल लोन, सिक्योर्ड बिजनेस लोन और पर्सनल लोन में भी बहुत एग्रेसिव आगे बढ़ रही है। ये अपने ब्रांचेस भी बोल रही है कि जो स्मॉल बिजनेस वाला और होम लोन वाले जो ब्रांचेस हैं 700 से 1000 करेगी 2 से 3 साल में आने वाले समय में। एक्चुअली इसको व्हीकल फाइनेंस से ही ज़्यादा देखा जाता था, 56% जैसे मैंने हम आपको बताया। अब ये थोड़ा सा अपने उसको कम करेंगे 56 वाले को, ऐसा मतलब क्योंकि वो देखो व्हीकल फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वो अगर 15% से ग्रो कर रहा है, बाकी जो इनके जो होम लोन वाले हैं और मतलब जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस वाला जो लोन वाला जो सेगमेंट है, अगर वो 20-25% से ग्रो करेगा तो ऑब्वियस है इसका परसेंटेज इसका कम हो जाएगा। तो इसमें इसमें बहुत इस अभी भी मतलब बहुत स्कोप है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में आप देख ही रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां कितना तेजी से ग्रो कर रही हैं। दूसरा क्या है, एक और अच्छी चीज़ है, एक और मैं आपको बता देता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी कट हुआ है आरबीआई का, तो जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो लोन बुक होती है, जैसे ये चोला की 50-56% वाला जो मतलब जो व्हीकल फाइनेंस वाला जो लोन बुक है एओएम है जितना, वो फिक्स्ड रेट पे चार्ज करती है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ये कस्टमर को पास ऑन नहीं करेगी। जैसे कोई कस्टमर को इन्होंने 10-12% में दिया हुआ है लोन, और यहाँ पे इन्होंने लैंड किया था 6-7% में। अब आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किया, ठीक है, तो 0.25 या जो भी जितना भी कट हो वो इनके सीधा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा, इनका मार्जिन बढ़ेगा, इनके निम्स बढ़ जाएंगे। सिंपल जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, पहले भी हमने फाइनेंस वाले कई वीडियो में बात किया। तो फ्रेंड्स आई होप क्लियर है कि अब मुझे लगता है इस वीडियो के बाद कि आपको ये मिथ या मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा कि लार्ज कैप को आंख बंद करके ले लो, वो सेफ है और पैसा तो बना के ही देगा। अब इसका आंसर आप बताओगे कि मतलब रियली आर लार्ज कैप सेफ इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।